मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत लोग जो ओशो के पास आए या आज भी आ रहे हैं या कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, फोटो है तो मैं देखते रहता हूँ। तो ओशो के पास क्यों आ रहे हैं? क्या ध्यान के लिए आ रहे हैं? क्या रूपांतरण के लिए आ रहे हैं? क्या सजगता के लिए आ रहे हैं? क्या ओशो जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं? क्या ओशो जिस जीवन शैली की बात कर रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं, या आने के कोई और कारण है? मूल कारण जो मैं देख पाता हूँ उसमें निश्चित रूप से ओशो ने जो सेक्स पे बोला, सेक्स पे जो ओशो ने एक नई दृष्टि दी, और अपने कार्य में जो ओशो ने स्त्री पुरुष के मिलने पर सरलता और सहजता को स्वीकारा, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। ओशो के आसपास लोगों के इकट्ठे होने का, चाहे पश्चिम हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, चाहे भारत हो, स्त्री पुरुष का मिलना इतना आसान नहीं है। उनके बीच में मित्रता होना इतना आसान नहीं है। उनके बीच में शारीरिक संबंध बनना इतना आसान नहीं है। कमोबेश सभी देशों में काफ़ी सारी अड़चनें और परेशानियां तो है। ठीक है, पश्चिम के देशों में थोड़ी स्वतंत्रता है कि अगर दो व्यक्ति साथ चाहें तो रह सकते हैं। भारत में इतनी स्वतंत्रता अब तो बड़े शहरों में और कई इतनी कठिनाई भी नहीं रही। फिर भी वो जो ओशो के आसपास घट रहा था वैसा तो कहीं भी संभव नहीं है। फिर ओशो के पास एक बहुत बड़ा अवसर था। पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे, पूरी दुनिया से स्त्री पुरुष आ रहे थे और ज़्यादातर युवा थे। तो निश्चित रूप से ऐसा मिलन स्थल भी पृथ्वी पर कहीं नहीं हो रहा था, वो तो ओशो के पास ही हो रहा था। तो कहते हैं ना कि आए थे ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जब ओशो, और ये बात के प्रवचनों में एक बार ओशो बोले थे, मुझे पता है यहाँ कितने लोग ध्यान के लिए आए हों। अब ओशो के लिए इतना तो आसान होता है चीज़ों को देख लेना कि ध्यान के लिए कितने लोग आते हैं, रूपांतरण के लिए कितने लोग आते हैं और दूसरे कारणों से कितने लोग आते हैं। जो बोले तो हरि कथा के प्रवचन में ओशो ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब मैं प्रवचन देने आता हूँ तो यहाँ जो सारे लोग बैठे होते हैं तो जले दियों की तरफ मेरा ध्यान स्वतः चला जाता है, ले जाना नहीं पड़ता। तो ओशो को निश्चित रूप से पता तो चलता कि कितने लोग यहाँ ध्यान से के प्यास के लिए भरे हैं। जब एक बार शून्यों के एक प्रश्न के जवाब में ओशो बोल रहे थे कि तुम्हें अगर मेरे जवाब से दिक्कत होती है तो फिर भी ये बात है, किसी रिश्ते के बारे में ओशो ने कुछ बोले कि ऐसे प्रश्न मेरे से मत पूछा करो, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हो तो फिर मैं वो बोलता हूँ जो मुझे सत्य दिखता है और वो तुम्हें सुनना नहीं है। बोले कि मेरा एकमात्र ध्येय है ध्यान, लेकिन तुम्हारी लॉन्ड्री सूची में वो सबसे आखिर में। तो चीज़ें कोई ओशो के लिए भी ऐसा तो नहीं था कि दिख नहीं रही थी, और लोग जो थोड़ी आंखें खोल के देखते उनको भी दिख नहीं रही थी, और आज भी जो हो रहा है। तो
मैं ये मानता हूँ कि ओशो के पास अगर पारंपरिक व्यवस्था होती और ओशो अगर पारंपरिक जो धर्म और अध्यात्म के अंदर अनुशासन होते हैं वैसे रखते, तो ओशो के पास कितने लोग इकट्ठे होते। मैं मानता हूँ कि उतने लोग इकट्ठे नहीं। आज भी जब मैं देखता हूँ, चाहे भारत भर में ध्यान कार्यक्रम होते हैं या पूना में जो भी कुछ होता रहता है, तो मैं कई लोगों को जो व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि चाहे उनको कितने ही साल हो गए हों, चाहे वो किसी पद पे बैठे हों, चाहे वो किसी निर्णायक स्थिति में हो, लेकिन सेक्स की उनकी लत लगी हुई है। इवन उम्र हो गई है फिर भी लोग जाना लड़कियों के पीछे भागते दौड़ते फिरते हैं। ऐसा नहीं व्यक्ति कोई दिखता जो कि यार कि अब ठीक है, किया बहुत किया, अब काफ़ी हो गया। न स्त्रियों में न पुरुषों में। मैंने स्त्रियों में भी, इवन काफ़ी उम्र की स्त्रियों में भी ये सब चीज़ें होते देखी। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो करना जरूर करना चाहिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अगर ओशो ने इस जीवन शैली को नहीं स्वीकारा होता या इस जीवन शैली की अगर बात नहीं की होती और उपलब्धता नहीं होती उनके आसपास, तो कितने लोग इकट्ठे होते। मैं आज भी मानता हूँ कि कमी करते थे। इवन भारत में जो भी कुछ होते रहते उसमें बहुत लोगों का दिमाग तो ऐसे ही चलता रहता है। मेरे एक अच्छे मित्र हैं जो काफ़ी सारे आयोजन करते भी हैं और काफ़ी सारे आयोजनों में वो सहभागी भी होते हैं। मुझे बताते हैं कि कोई आयोजन होता है तो पूछते हैं लोग कितना क्या आया जाए, और ये रीजन है कि आज ध्यान करवाने वालों की एक भीड़ लग गई है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जिसको देखो उसको ध्यान करवाना है कुर्सियों पे। ये पुजवाने की तो लालसा है ही इसमें, पैसा भी इसमें है, अहंकार को भी पोषित इसमें करना है, और इसमें कहीं न कहीं सेक्स भी। क्योंकि जो कुर्सियों पे विराजमान हो जाते हैं ना, या ये देवदत्त, ये लठ भारती और ये सब, उनको या फिर जो भी कुछ स्त्रियां भी जो होती है, तो उनको काफ़ी सहजता से अन्य लोगों से ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। उनकी प्रतियोगिता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सहभागी मान लो 20 हुए लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला तो एक ही होता है। तो एक तरफ 20 में प्रतियोगिता है, एक में एक, और एक जो कुर्सी पे बैठता है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसकी सेवा तो होती है। ये भी एक कारण है कि आज जिसको देखो वही ये कुर्सियों पे बैठते फिर रहे हैं और ऐसे ऐसे और पता नहीं क्या क्या नौटंकियाँ करते फिर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ये सारा नाटक या नौटंकी, ये पाखंड, ये ढोंग, इसकी बुनियाद में न मुझे ओशो संदेश दिखता है, ओशो के लिए कोई प्यास दिखती है, समर्पण दिखता है, न अध्यात्म के लिए कोई लालसा दिखती है, सिर्फ और सिर्फ काम वासना दिखती है। अब चाहे ओशो ने बात के सालों में स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही पार्टनर के साथ रहो, और उस पर उनने जोर भी दिया। कितने लोगों ने सुना? इतने सालों में कितने लोगों ने इस बात को स्वीकारा? कितने लोगों ने इस बात को उस तरीके से लिया जैसा ओशो ने कहा था कि तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो पूरी स्त्रीण ऊर्जा के प्रेम में पड़ जाते हो, एक पुरुष ऊर्जा के प्रेम में पड़ जाते हो, पुरुष के ऊपर पड़ जाते हो, क्योंकि सब ऊपर से अलग अलग होते हैं, भीतर सब ऐसा कोई फर्क नहीं होता। कितने लोग इस बात को ध्यान रखते हैं, इस बात को रेखांकित करते हैं, या इस बात के तहत
उनने इधर उधर धक्के खाने बंद कर दिए, कोई भी नहीं दिखेगा। और मुझे लगता है कि ये जो ओशो के आसपास चला, उसने पूरे काम को नीचे खींच लिया। वो जो उड़ान होनी चाहिए थी वो उड़ान हुई नहीं, क्योंकि सेक्स तो अधोगमन है, ऊर्ध्वगमन तो है नहीं। ओशो ने पूरा जोर दिया ऊर्ध्वगमन पे। अधोगमन की भी बात इसलिए की कि तब वहां से हम ऊपर उठे संभोग से समाधि की ओर। वैसा कुछ तो हुआ नहीं, या ज़्यादा प्रतिशत में। तो आज जब मैं सोशल साइट्स पे क्लिप्स देखता हूँ या फोटोएं देखता हूँ, वो जिस तरीके से बार बार चारों तरफ सुंदर सुंदर युवतियों की फोटोएं या क्लिप्स डाले जाते हैं, क्या मानसिकता है इसके पीछे? कौन लोग हैं जो डाल रहे हैं इसको? क्यों डाल रहे हैं? कहीं न कहीं उसके पीछे, अब मैं जब इन संदर्भ में और लोग जो कुछ कर रहे हैं बाहर भी, चाहे ओशो की सुन के, ओशो की नकल करके, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें तो खोली और बड़ी सफल हो गए, बहुत सफल हो रहे हैं वो भी। उनके यहाँ भी काफ़ी सारे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओशो ने जो अध्यात्म की प्यास पैदा की, ध्यान की प्यास पैदा की, मोक्ष की प्यास पैदा की, शांति की प्यास पैदा की, तो वो प्यास तो चेतन अचेतन में मनुष्य जाति के चली गई। तो ये जो नई दुकानें खोल के बैठ गए, तो उस प्यास के कारण बहुत लोग उनके पास जाने लग गए। और वहां वैसी जीवन शैली नहीं है जिस जीवन शैली को ओशो ने स्वीकारा था, लेकिन वहां तो काफी सारे लोग जा रहे हैं। और वहां देखिए कि आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रियता बहुत ज्यादा है ओशो के कार्यक्रमों की तुलना में। आप देख लो कि सुबह डायनेमिक में कितने लोग आते हैं और रात को फिल्मी गानों पे पार्टियों में मटकने के लिए कितने लोगों की भीड़ हो जाती है। अगर डायनेमिक में 5 लोग होते हैं तो शाम को फिल्मी गानों पे मटकने में 500 लोग होते हैं। ये फर्क ही बताता है कि कितने ध्यान के लिए आए और कितने मटकने के लिए आए। और ओशो के नाम से जिन लोगों ने दुकानें खोली, चाहे वो देवदत्त हो, लट्ठ भारती हो, जबलादारी, मालाधारी और पता नहीं कौन कौन से दारी, वो सब तो ग्राहकों के चक्कर में रहते हैं कि कितने ज़्यादा ग्राहक उनके यहाँ आए, जिस भी बहाने आए, जिस भी कारण से आए, तो वो सब भी वो सब चलने देते हैं कि चलो ठीक है, किसी बहाने लोग तो आए, क्योंकि उनको पता है ध्यान के लिए तो कोई आएंगे नहीं, और उन ठूठों के लिए तो कोई आएंगे भी नहीं जो कुर्सी पे बैठे हैं। वो तो बिल्कुल ही मरे हुए ठूंठ हैं। तो उनको पता है, तो वो भी एक कहते कि चलो ठीक है यार भैया, यार ग्राहक को आने दो। तो और फिर ओशो के तर्क तो हैं ही, ओशो के बहाने तो हैं ही। अब मान लो कि ओशो जब प्रवचन देने आते थे तो विवेक साथ आती थी या कुछ भी। अब ओशो ओशो, लेकिन आज देखो इन कितने सारे जो गंदे लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठ रहे हैं और ये धक्के दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनके आसपास भी इसी तरीके से लड़कियां चलती। अब शोभा देता है क्या ये? मूर्खता है, मूर्खता है, ये भद्दापन है। आज जो ओशो के नाम से मैं आए दिन देख रहा हूँ और काफ़ी कुछ चल रही है भागा दौड़ी,
और इसमें स्त्रियां भी लगी है, पुरुष भी लगे हैं, और पता नहीं कौन कौन से सत्संग और पता नहीं कौन कौन से उन शिविरों के नाम, पता नहीं कैसे कैसे शिविरों के नाम, और ये सब क्या हो रहा है यार, ये सब क्या हो रहा है। मेरे अपने देखे तो ओशो जिस ध्यान की बात कर रहे थे, ओशो जिस ध्यान के संदेश पर काम कर रहे थे, उससे बुरी तरीके से भटका है पूरा उनका कार्यक्रम। व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से जो लोग भी ध्यान की प्यास रखते हैं, या जो इतने इंटेलिजेंट है कि उनको दिखता है यार कि मौत तो कभी भी आ जाएगी, और मौत को लेके वो होश से भरे होते हैं, और उसके पहले जो ओशो कहते हैं ना कि भाई इतना तो तय कर लो कि जब मौत आए उसके पहले तुम अपना रूपांतरण कर लो, तो वो ललकार ओशो की वो सुनते हैं, और अंदर उनके वो ललक भी उठती है कि यार। तो ऐसे लोग पृथ्वी पे बहुत हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने रूपांतरण पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर जिसके अंदर ये प्यास जग गई, जिसके अंदर ये ललक लग गई कि समय तो बीता जा रहा है और तेज गति से बीता जा रहा है, इसका जितना ज़्यादा उपयोग किया जा सके, तो वो लोग निश्चित रूप से अपने पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो लोग फिर ये जो धिंगा मस्ती चल रही है कहीं भी हो, मैं किसी एक जगह की बात नहीं बोल रहा हूँ, सब मटर गश्ती चल रही है, तो उसमें वो नहीं जाते हैं। तो ध्यान की प्यास से भरे लोग, या अपने रूपांतरण पे काम करने वाले लोग, या ओशो के सच्चे साधक, या ओशो के असली शिष्य, वो चुपचाप अपने काम पे लगे हैं। बाकी तो यस, मैं कहूँगा कि बहुत बड़े प्रतिशत में जितना भी कुछ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, उसके मूल में स्त्री पुरुष है, सेक्स है, और कुछ भी नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।